Hello guys, hello guys. Now we will start from this wave motion part. ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेव मोशन. ठीक है, इसके बारे में इसको नहीं पढ़ना. ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था. ठीक है, बता दिए थोड़ा, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से. सो व्हाट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सेइंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट. ठीक है, टॉपिक क्या है? वेव्स एंड मोशन. यहाँ देखिए, वेव्स मोशन. ठीक है, वेव मोशन हम लोग पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर. ठीक, क्वेश्चन आंसर ये गिवन, विच आर द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव. ठीक है, इट्स आस्किंग दैट मैकेनिकल वेव. सो इट्स साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव. साउंड वेव्स इज ए मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, कब पूछा था? पीछे 2016 में. साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर longitudinal in air and in any fluid medium. मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, यह जो longitudinal मैकेनिकल वेव्स है. while रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. कौन है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. कौन कौन? रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सब. ठीक, सेकंड क्या बोला? एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज. लॉन्गिट्यूडनल पूछ रहा है, साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ना, और ये सब लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं. और ये जो रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. तो ये देखिए, बीपीएससी में पूछा था 2020 में. तो साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. ठीक है, साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स हॉरिजॉन्टली जो ट्रेवल करता है ना, ऐसे ऐसे इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, यहाँ पे क्रेस्ट होता है. ठीक है, डाउन साइड में क्या होता है? ट्रफ. ये क्या होता है? ट्रफ होता है. ठीक है, डाउन साइड में क्या होता है? ट्रफ. ठीक, याद रखना आप लोग इसको. ठीक, सेकंड हो गया. नाउ लेट्स थर्ड क्या बोल रहा है? साउंड वेव इन एयर इज. साउंड वेव होता है एयर में, क्या ऐसा होता है? ये लॉन्गिट्यूडनल होता है. ठीक है, ये साउंड वेव कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है. साउंड वेव इज साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. ठीक, साउंड वेव्स इन एयर एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच साउंड इज ट्रांसपोर्टेड वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन दैट साउंड वेव्स मूव्स. ठीक है, साउंड वेव्स इन एयर इन एनी फ्लूइड मीडियम आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं because particles of the medium through which sound wave is transported vibrate parallel to the direction that the sound waves moves. ठीक है, जिस तरह साउंड वेव मूव करते हैं. What do we call the distance between two consecutive compression of sound waves? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये बोला ना, वैसे ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे. ठीक है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस देखिए, इन दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इन दो जो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, यही होता है लैम्डा, मतलब वेवलेंथ होती है. अब इसके क्रेस्ट जो है ना, ये तो क्रेस्ट हो गया. ट्रफ जो है डाउन साइड में, इसके बीच में डिस्टेंस है दो क्रेस्ट के बीच में. ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच, दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला, डाउन साइड वाला यहाँ पे ऐसे होती है ना, ऐसे होती है. ठीक है, जो बीच में जो ट्रफ है नीचे वाला, ठीक, यह है, ये अभी लैम्डा होती है, इसका मतलब वेवलेंथ होती है. ठीक है, दो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट आर टू ट्रफ. ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ. क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं इसको. ठीक है ना. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर रिफ्रैक्शन इज द. देखिए, टू कंप्रेशन आर रिफ्रैक्शन. ठीक है, बस ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे. देखिए यहाँ पे ये है, ठीक, यहाँ पे ए वाला है. ठीक ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन और ऊपर कंप्रेशन हो रहा है. इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव विच इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर और इन एनी फ्लूइड मीडियम. द स्पीड ऑफ साउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. जैसे स्पीड ऑफ साउंड होता है v इक्वल्स टू क्या होता है? वेवलेंथ लैम्डा, ठीक, इनटू फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे न्यू बोलते हैं. v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू. ठीक है, ये हो जाएगा. स्पीड ऑफ साउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ wavelength and frequency of the wave. Wavelength in a transverse wave is the distance between two consecutive crest or troughs. Wavelength in a transverse wave
और ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वेवलेंथ इन अ ट्रांसवर्स वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब ऊपर वाला जो ट्रांसवर्स है, मतलब ये, ठीक है। यहाँ क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है, ठीक, जो ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे से मूव करती है ना, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तेरा वेवलेंथ इन ट्रांसवर्स वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ होता है ये, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल में यह ट्रफ होता है, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक। इन सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस, इन सितार में कौन सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, देखिए पूछ लिया था आर में, तो होता है स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स होता है। सितार में कौन सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो होता है स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स, तो डी आंसर हो जाएगा। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. When a string under tension is set into vibration, a transverse wave travels along the wire and is reflected at the fixed end. ये reflect होता है fixed end में. A transverse stationary wave is thus formed, ठीक है, transverse stationary wave is thus formed, ठीक है. A transverse stationary wave is thus formed, ठीक है. ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव 10 फॉर्म हो गया, ठीक है। अब 6 क्या है, A long radio waves are reflected by which of the following layers of earth surface, जो long radio waves होता है are reflected by which of the following layer of the earth surface, जो long radio waves होता है reflect होता है by which of the following layers of the earth surface, ये होता है आयनोस्फीयर होता है, ठीक है। जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ है ना, यहाँ से जाती जाती कई लेयर होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं लेयर। यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, थर्मो में ही इसमें थोड़ा थोड़ा आधे वाले में जाएंगे तो आयनोस्फेयर होता है। यहाँ से जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, तो यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से टकरा के वापस आ जाती है, ये वाली ये जाती है ना लॉन्ग वेव, नीचे से लॉन्ग वेव जाती है, ऊपर से शॉर्ट वेव आती है, ये टकरा के वापस आ जाती है और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, सिग्नल देने में, जो एंटीना होता है ना वही, उसी तरह समझ लीजिए। तो आयनोस्फीयर में ये होती है लॉन्ग वेव, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, तो आयनोस्फीयर के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। द आयनोस्फीयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर फ्रॉम अबाउट 450 to 400 miles altitude. इट इज आयनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन, ये जो है आयनाइज्ड होता है सोलर रेडिएशन से, ठीक है, इट इज आयनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन, ठीक है। It has practical importance, okay, it has practical importance because among other function, okay, it influences radio propagation to distant places on earth, ये propagate करता है रेडियो, okay, it influence radio propagation to distant places on earth, ठीक है, influence करता है रेडियो propagation to distant places on earth पे propagate करता है। The wireless communication is reflected back to earth's surface by the wireless communication is reflected back to the earth's surface by the wireless communication is reflected back to the earth's surface by the ionosphere में यह रिफ्लेक्ट कर देता है, किसमें, आयनोस्फीयर में रिफ्लेक्ट कर देता है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय द आयनोस्फीयर, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय द आयनोस्फीयर, आंसर हो जाएगा सी, ठीक। Which of the following atmospheric layers is responsible for the deflection of radio waves? कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, तो आयनोस्फीयर से ही और जो रेडियो वेव्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट होकर आते हैं वापस, तो आयनोस्फीयर में होता है, ठीक है। एक आंसर हो जाएगा डी। वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट्स बाय मींस ऑफ स्पेस वेव्स, में जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, स्पेस वेव्स के थ्रू ये प्रोपेगेट होती है, ठीक, तो हो जाएगा स्पेस वेव्स।
Ultra high frequency UHF is the ITU designation for radio frequency in the range between 300 MHz and 3 GHz. Owing to its high frequency and ultra high frequency, wave can neither travel along the trajectory of the ground nor get reflected by the ionosphere. The signals having UHF are propagated normally through the line of sight communication, which is actually space wave propagation. The radio waves have high frequency are basically called as space wave. The radio waves having high frequency, yeah, the radio waves having high frequency are basically called as space waves. ठीक है, basically called as space waves. ठीक, 10th क्या बोल रहा है, which of the following cannot travel in the vacuum. कौन जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती. लाइट ट्रेवल हो सकती है, साउंड नहीं हो सकती, हीट ट्रेवल होती है. ठीक है, जो वैक्यूम होता है रेडिएशन के थ्रू, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जैसे एक्सरे वे, गामा रे जो है ये सब ट्रेवल करते हैं, लेकिन साउंड वेव्स के लिए मीडियम की नीड होती है. ठीक, तो साउंड वेव के लिए फिर जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते हैं. तो क्या हो गया, ये साउंड वेव्स हो गया. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ठीक, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. इट इज ट्रांसमिटेड बाय movement of particles along with direction of the motion of the sound wave. More generally, sound is a mechanical disturbance which is dependent upon a medium to travel. It can be transmitted through solid, liquid and gas. किससे ट्रांसमिट हो सकता है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रांसमिट हो सकता है, बट वैक्यूम में नहीं ट्रांसमिट होगा. वैक्यूम में ये ट्रांसमिट नहीं होगा. ठीक, नेक्स्ट देखिए, रेडियो वेव्स बेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. जो रेडियो वेव्स होता है बेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, क्या क्या सही है कि नहीं, रेडियो वेव्स जो है बेंड नहीं होता है, वह जो है स्पेस से आती है ना, आयनोस्फीयर से, तो वहाँ से बेंड होके मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं होती है. रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्टर में आता है, ये जैसे एक्सरे जो है, गामा रे जो है, रेडियो वेव्स जो आ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में होती है. ये डी ये आर वाला सही है. ठीक, ये हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा. मतलब एक जो रॉन्ग है, देखिए क्या, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर खुद है, तो ये क्यों उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड में बेंड करेंगे. सो दे आर जनरली अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो ये अनअफेक्टेड रहती है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू. नाउ सीरीज 12 क्या बोल रहा है, कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज क्या है, आज चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है, कॉस्मिक रेज क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है, जो कॉस्मिक नहीं होती आयनोस्फीयर में, वो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, वहाँ पे बहुत हीट होती है भाई. वो कॉस्मिक रेज होती है, वो चार्ज पार्टिकल्स होती है, जहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ऑपरेट होता है. वहाँ से जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं अर्थ से, वो टकरा के वापस आती हैं, वहीं से जो जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ऑपरेट होते हैं वहाँ से. ठीक, और ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ये ओजोन लेयर आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर में. ठीक है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी होगी. हम लोग किस स्फीयर में रहते हैं, हम लोग ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं. ठीक, ये सब क्वेश्चन जहाँ जहाँ बन चुके हैं ना, मैं उसको इम्फेसिस करूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा. नो नेक्स्ट सी दिस क्या बोल रहा है, कॉस्मिक रेज हो गया ना, चार्ज पार्टिकल्स हैं. कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर इमेंसली हाई. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है. दे आर इमेंसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट ए स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट. यार लाइट की स्पीड से आती हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम होती है. ठीक है, इस स्पीड लाइट से, लेकिन इसके साथ ही ट्रेवल करती है लगभग. They originated either from the sun or outside of our solar system. ठीक है, तो उनका कोई फिक्स्ड वो नहीं है, लेकिन वो जनरेट हुई है सोलर से या आउटर स्फीयर से, सोलर से. ठीक है, Which one of the following statement is not true about cosmic rays? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है नहीं ये, क्योंकि यार ये वहाँ से जनरेट नहीं हुई है, ये सन से जनरेट हुई है, आउटर सोलर सिस्टम से जनरेट हुई है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से नहीं होती, उसके पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पार्ट नहीं है. ये गलत हो गया. दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. इनका शॉर्ट वेवलेंथ है रहेगा, तो जितना शॉर्ट वेवलेंथ रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रहेगा. पढ़ाया था ना, ई कस्ट क्या होता है, एनर्जी कस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ क्या होता है ना, तो ये इसी का पार्ट है. ठीक है, दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल. और जब एनर्जी हाई रहेगी तो एनर्जी हाई चार्ज पार्टिकल्स तो हाई एनर्जेटिक तो रहेंगे ही. तो ये भी सही है, ये भी सही है, वाला गलत है. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, सही बात है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सन और आउट ऑफ द सोलर सिस्टम से जनरेट होंगे. ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम. अब मैं बताया था ना, रेडिएशन जो होती है आती है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. कन्वेक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ती है, अभी मैं बताया ना, लिक्विड की हो सकती है एंड गैस भी हो सकती है.
और कंडक्शन के लिए क्या होती है, ये जो है गैस, इसे गैस में ट्रेवल करती है, और ये रेडिएशन जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा रेडिएशन। In physics, radiation is the emission or transmission of energy in the form of waves or particles through space or through a medium. स्पेस से या पार्टिकल जो है थ्रू स्पेस और थ्रू ए मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच है रेडियो वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट्स, एक्स रेज है, गामा रेज है। इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं ये सब। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, जो हम लोग लाइट देखते हैं ना, जैसे स्टार से हम लोग लाइट देखते हैं ना, आती है हम लोग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत वो सब आती हैं, ठीक। गामा रे देखिए बहुत हाईली, बहुत खतरनाक होता है गामा रे, जिसका जो है वेवलेंथ बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होता है। इससे जो है लिविंग सेल्स जो है किल कर सकते हैं ये लोग, और आदमी की डेथ हो सकती है इससे। इसमें भी कई टाइप होते हैं, ए होती है, बी होती है और सी होती है। ए बहुत खतरनाक है, बी भी खतरनाक, कैंसर काज कर सकती है, लेकिन सी उतना खतरनाक नहीं होती है, वो जो है नॉर्मली मैनेज करते हैं, उसको यूटिलाइज भी किया जाता है मेडिकल सेक्टर में। On the other hand, heat transmission by convection and conduction requires a medium। ये कन्वेक्शन कंडक्शन जो है तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक। 15 क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बिडो। अल्बिडो जो होता है ना, रिफ्लेक्टिंग पावर बोलता है उसको, यही है। देखिए लिखा सीधा, ये वर्ड लिखा है रिफ्लेक्टिंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जियोग्राफिकल टर्म है, लेकिन ये पूछता है ये, एंड किसका पार्ट है, फिजिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में ये पढ़े, तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। अल्बिडो क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर। जैसे व्हाइट स्नो है, यहाँ पे सन आती है तो ये सीधा सन आएगी, इधर रिफ्लेक्ट कर देगी, सन आएगी रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं करते, जो ब्लैक होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, व्हाइट में एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड, इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए बॉडी और सरफेस। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए बॉडी और सरफेस। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू डिस्क्राइब द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड एस्टेरॉइड। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, जो प्रॉपर्टीज बताते हैं प्लैनेट्स का, सैटेलाइट्स का एंड एस्टेरॉइड्स का। द रेंज ऑफ अल्बिडो ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी एज हाई एज 95%, 0.95 फॉर फ्रेश स्नो कवर एंड ए लिटिल एज 3%, 0.03 फॉर वाटर। मतलब 95% मतलब अल्बिडो होता है किसका, स्नो का, मतलब मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट कर देती है, और सबसे कम किसका होता है, ठीक है। एंड लिटिल एज 3% फॉर वाटर, ठीक है। वाटर का सिर्फ 3% होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है ना, वाटर होती है तो इसका कोई कलर नहीं होता है, एब्जॉर्ब कर लेती है आराम से, ठीक है। और स्नो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, और वाटर जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, देखते हैं इसीलिए वो हीट हो जाती है, ठीक है। और देखते हैं वो स्नो जो है उतना वो तब भी जो है देखते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती है, और तब भी वो हमेशा फ्रीज में रहती है, ठीक है, फ्रीज कंडीशन में रहती है, मेल्ट नहीं हो जाती है, तुरंत कहाँ मेल्ट होती है, कभी कभार जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कई सालों के बाद मेल्ट होती है। लेकिन ओशियन देखिए पानी जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्व करती है ना, ये अपर लेयर जो है हीट हो जाता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। नाउ सी दिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, बोल कर आ रहा है। देखिए इसे पूछा था ये 2024 में। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए अर्थ होता है ना, ये जो एटमॉस्फेयर को, जैसे अर्थ है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर पूरा, ये सब इसके नीचे से, यहाँ से हीट होते हैं, ठीक है, ऊपर से शॉर्ट वेवलेंथ से नहीं होते हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन से नहीं होते, इनकमिंग वाले से और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होते हैं। तो ये गलत है ना, पहला वाला गलत है। अरे पहला वाला गलत है तो कहाँ गलत है, डी वाला आंसर हो जाएगा, बिना पढ़े लिखे आंसर मार सकते हैं ऐसे, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना ये सब, और अदर ग्रीन हाउस गैसेज, ये जो है एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, अर्थ से लॉन्ग वेव जाती है और वापस कौन आती है, सन से, ये शॉर्ट वेवलेंथ में आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इन शॉर्ट वेवलेंथ। जो अर्थ की जो सरफेस होती है, मोस्ट ऑफ एनर्जी किस कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ये याद रखना यार, कंफ्यूज मत होना, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जो अर्थ से आती है और सन से आती है ना, वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जो अर्थ से जाती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। पूछता एग्जाम में, इसलिए प्रेसिस कर रहा हूँ मैं।
द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इस टर्म है इंसुलेशन बोलते हैं। जो अर्थ सन से आती है ना उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इस टर्म है इंसुलेशन बोलते हैं उसको। एक टर्म याद रखना, पूछ लेते हैं कि इंसुलेशन क्या होता है। तो इंसुलेशन क्या होता है, जो जो सन रेडिएशन आता है सन से उसको इंसुलेशन बोलते हैं। The atmosphere is largely transparent to short wave. The atmosphere is largely transparent to short wave solar radiation। मतलब एटमॉस्फेयर जो है ना शॉर्ट जो वेव होती हैं, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन उनको आराम से आने देती है, लेकिन जाने नहीं देती मुश्किल से। The incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the earth's surface. Within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation को absorb कर लेती हैं ये सब। The insulation received the earth is in short wave forms and heats up the insulation received by the earth is in short wave form। तो अर्थ रिसीव करती है शॉर्ट वेव फॉर्म में एंड हीट्स अप इस सरफेस, और अर्थ जो है इससे हीट हो जाती है। अर्थ की बात हो रही है, अर्थ जो इंसुलेशन से हीट होती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वह रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है ना, यहाँ से निकलती है, उससे हीट होती है। ठीक है। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स ए रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म। और इसका जो रेडिएशन है ना, इसको जो एटमॉस्फेयर को ये लॉन्ग वेव फॉर्म के रूप में इसको हीट कर देती है। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो से हीट करती है। दिस प्रोसेस नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज पर्टिकुलरली बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एज ए होल, एज पर एनसीईआरटी about 48% of the incoming solar radiation is absorbed by the atmosphere। 48% जो incoming solar radiation को atmosphere absorb कर लेता है, in which about 14 units absorbed directly by the insulation। ठीक है, 14 units जो absorbed directly by the insulation while about 34 units indirectly from the terrestrial radiation। Thus the atmosphere is, ठीक है, thus the atmosphere is heated more indirectly by the, ठीक है, 34 यूनिट जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट होती है, जो एटमॉस्फेयर होती है। दस द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर इनडायरेक्टली, मतलब 14 यूनिट्स तो इंसुलेशन होती है, लेकिन 34 यूनिट जो है इनडायरेक्टली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, मतलब जो अर्थ से निकलती है रेडिएशन। दस द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर इनडायरेक्टली बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट डायरेक्टली बाय द इंसुलेशन। याद रखना। 17 क्या बोल रहा है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये हो जाएगा क्या, इसके देखिए ईपीपी से पूछ लिया था। तो ये अर्थ के रेडिएशन से लॉन्ग वेव फॉर्म में निकलती है इसी से ना, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू यह जो है हीटेड होती है। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू यह हीट होती है। ठीक है, द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन इज इमिटेड एज शॉर्ट वेव लाइट। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन इज इमिटेड एज शॉर्ट वेव लाइट। तो सन से निकलती है ना, उसको शॉर्ट वेव लाइट बोलते हैं। एंड अल्ट्रावायलेट एनर्जी होती है, व्हेन इट रीचेस द अर्थ सम इट रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस अबाउट 35%। ठीक है, अबाउट 35% रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, सम इज अब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर 14। देखिए जो अर्थ होता है रिफ्लेक्ट कर देती है 35%, जो एल्बिडो होता है ना, लेकिन इसमें 14% एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड सम इज अब्जॉर्ब इन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में लगभग 51% अब्जॉर्ब हो जाते हैं। द इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फ्रॉम एंड हीट्स अप इट्स अर्थ सरफेस। The earth after being heated itself become a radiating body and its energy in the to the atmosphere in the long wave form। और जो एनर्जी जो होती है रेडिएट्स किस फॉर्म में होती है, लॉन्ग वेव फॉर्म में होती है। इतना याद रखना, लॉन्ग वेव फॉर्म में अर्थ से निकलता है और सन से किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो। ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। अभी आप एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे ना, उसमें दिया है पूरा पिक्चर सही दिया है, कैसे कितना आता है कितना जाता है। ठीक है, वही जो लिखा है इसमें वही सब चीज़ें रहती हैं। जैसे देखो कोई ज़्यादा बिग गेम नहीं है। देखो जैसे होता है ना 35% तो रिफ्लेक्ट कर देता है इस पे, जो होता है ना अर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर देता है 35% डायरेक्टली निकल जाती है स्पेस में। और 14% एटमॉस्फेयर में जो है, जो पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल गैस होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो अर्थ का 51% जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, धीरे धीरे ये भी निकाल देती है। दिस प्रोसेस नोन इज साइक्लिकल प्रोसेस है, हीट अप होती है फिर कूल भी होती है। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। जो दिस एनर्जी जो है हीट्स कर देती है एटमॉस्फेयर को
बिलो से, ठीक है। This energy heats up the atmosphere from below. This process is known as terrestrial radiation. The long wave terrestrial radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly the long wave terrestrial radiation is absorbed by the atmospheric gases, ठीक है। जो ये long wave terrestrial radiation होता है ये absorbed by the atmospheric gases के द्वारा absorb कर ली जाती है, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. The Earth's atmosphere is mainly heated by the long wave terrestrial radiation. जो अर्थ एटमॉस्फेयर है ये मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। जो अर्थ एटमॉस्फेयर किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, सिंपल लग रहा है लेकिन इस क्वेश्चन पूछता। देखिए द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो अर्थ से निकलती है ना उससे ये हीट हो जाती है, ठीक है, उससे ये जो है हीटेड हो जाती है, ठीक है, याद रखना। The atmosphere is mainly heated by, the atmosphere is mainly heated by, किसके द्वारा हीटेड होता है बताइए, किसके द्वारा हीटेड होता है, ये होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू ये हीट हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक, एक के द्वारा ये हीट हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए बीपीएससी के 2022 में पूछ लिया था ये। 19 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए 19, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। अर्थ सरफेस री-इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अर्थ सरफेस होता है ना वो री-इमिट्स करता है, ठीक है, अर्थ सरफेस री-इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक। अर्थ सरफेस होता है ना वो री-इमिट्स करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म में, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म में वो रेडिएशन का। अल्ट्रावायलेट क्यों करेगा यार, यूवी रेज तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो यूवी रेज है ना वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो ओजोन लेयर है यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से बस कुछ ही पार्ट जो सी वाला पार्ट वही बनाता है। तो ये अर्थ कहाँ से करेगा यार, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वहाँ से इंसुलेशन से आती है सब, ठीक, ये नहीं होगा ना, ये नहीं हो सकता। देखिए छत्तीसगढ़ पी से पूछ लिया था। क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्लाउड्स एंड गैसेज जो होती हैं रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सही है, जो क्लाउड्स होती है ना, गैस होती है ना, ये लगभग 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, अबाउट बोला है, ठीक है, ठीक, इतना जो है रिफ्लेक्ट कर। अभी पढ़ा है ना यहाँ पे देखिए, देखिए 35% मतलब सम एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ से लगभग जो है 25% मतलब 20 to 25% जो है रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये नहीं बोला 35% अबाउट, वही हो जाएगा, उतना लगभग में हो जाता है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट्स अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्ब सम ऑफ इट बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन। अभी देखो 51% फॉल्स करता है ना यहाँ पे अर्थ में, यही बोल रहा है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस हीटिंग इट, while a small proportion is reflected by Earth's surface emits heat in the form of infrared radiation। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, अर्थ सरफेस emits heat in the form of infrared radiation, ठीक, और इंसुलेशन से आता है, इंफ्रारेड से आता है रेडिएशन, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस, but part of this does not escape into space। ये जो आती है ना इंफ्रारेड रेडिएशन ग्रुप में, ये एस्केप नहीं होती स्पेस में, एज एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैसेस है एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, तो दूसरा सही है। However, as per some other sources, clouds and gases reflects about 17 to 20% of the incoming solar radiation, मतलब ये एब्जॉर्ब कर देती हैं
रिफ्लेक्ट कर देती है 70 to 20% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक, तो आंसर क्या वाला हो जाएगा, पूछा क्या है। तो 1 and 2 बोल रहा है कि इनकरेक्ट है, ठीक है, लेकिन करेक्ट सिर्फ दूसरा है, इनकरेक्ट नहीं भाई। हो भी सकता है क्योंकि बोला कहीं कहीं दिया कितना रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट आर सक्सेसिव, अभी मैं बोला ना ऐसे जो है ट्रांसवर्स, एक साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन यदि इसका जो है वेवलेंथ निकालना है तो ट्रांसवर्स वेव में ऐसे जाती है। इसके बीच में जो एक क्रेस्ट है ना, ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है क्रेस्ट है, और इसके बीच में जो है क्या है, ट्रफ है, ये क्या है, ट्रफ है ना, ये ट्रफ है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, बी। वेवलेंथ मीन्स द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव, ठीक है, वेवलेंथ मीन्स द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव, ठीक है, वेवलेंथ मीन्स द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट इन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यह जो है डिस्टेंस मेजर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट द सेम फेज एज फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट, क्रेस्ट टू क्रेस्ट मेजर करता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज द वेवलेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में चले जाना इसमें, वैसे वेव पे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होते हैं, लेकिन वेवलेंथ निकालना है तो ट्रांसवर्स हो जाती है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, या देखिए लाइट की स्पीड की बराबर होती है, इसमें जो विजिबल लाइट होती है ना वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो वही वेलोसिटी मानी जाती है। जितने भी जैसे कॉस्मिक वेव्स हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से गामा रेज, ये सब इसके बराबर ही लगभग वो ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट विजिबल लाइट वाली जो है सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है। तो ये कितनी इसकी स्पीड होती है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है बताइए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम एंड ऑल ट्रेवल एट इक्वल स्पीड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में सबका स्पीड सब सेम होता है। हेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे देखिए ना, यह 2020 में पूछ लिया था, तो इसी बार यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो इसका वे क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एक्सरे इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, ये जो एक्सरे होती है किसके द्वारा डिफ्लेक्ट होती हैं, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, ये इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि ये क्या है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, याद रखना। इसलिए इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट पड़ता है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक, डी आंसर हो जाएगा आपका। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएशन एंड डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये जो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आर रेडिएशन एंड डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कैरी करते हैं, देयरफॉर दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। दे कैन बी diffracted or scattered by matter, they can be diffracted or scattered by matter particularly by electrons within an atom, ठीक है, they can be diffracted or scattered by matters, ठीक है, they can be diffracted or scattered by matters, ठीक है, they can be diffracted or scattered by matters particularly by electrons within an atom, ठीक है, ये किसके द्वारा डिफ्रैक्टेड स्कैटर्ड होती है, बाय मैटर पर्टिकुलरली बाय इलेक्ट्रॉन विदिन एन एटम, ठीक है, मैटर थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन विदिन एटम थ्रू ये डिफ्रैक्ट होती है। दिस इंटरेक्शन इज बेसिस ऑफ द
एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इमेजिंग टेक्निक्स, ये जो इंटरेक्शन होता है बेसिस होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इमेजिंग टेक्निक्स से होता है, इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू होता है। विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन जो है देखिए जो एक्सरे है, गामा है, विजुअल रेज है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है, ठीक है। एक्सरे है, यूवीज है, एक्सरेज है, यूवीज है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन सुपरसोनिक वेव्स कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? नो, ये नहीं है ना, ये नहीं है। ये कितना होता है सुपरसोनिक वेव्स बताइए? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो हाइपरसोनिक होता है ना, एक हाइपरसोनिक होता है 5 मैक्स से अबव होता है, सुपरसोनिक होता है, ठीक है। ये भी वो मतलब बिलो 5 मैक होता है, ठीक है, और लगभग 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक। तो सुपरसोनिक हो जाता है। Among the given options, supersonic waves are not an example of electromagnetic waves, while gamma ray, X-rays, and ultraviolet rays are examples of supersonic waves. Supersonic is used for objects which travels at a speed greater than speed of sound. Supersonic जो है used for objects which travel at a speed greater than the speed of sound. जैसे speed of sound कितना होता है? नॉर्मली 332 मीटर पर सेकंड होता है ना, या 343 बोलिए, लेकिन 332 मोस्टली माना जाता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है, और जो है इसके स्पीड से ज़्यादा जो है ये डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला क्या आता है 1 मैक का, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट 332 से ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, मतलब 664 में कर रहा है, और स्पीड ऑफ साउंड इतना है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 332, काट दीजिए 2 मैक हो जाएगा, मतलब इसकी ज़्यादा तो सुपरसोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा किसका हो जाएगा? सुपरसोनिक हो जाएगा। तो ऐसे क्या निकालते हैं? 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। इक्वल है तो हो जाएगा, फिर सोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए 24 क्या बोल रहा है? 24 बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखिए सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होता है? जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है। अब देखिए जो गामा रेज होती है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, इसलिए उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो पेनिट्रेट कर सकता है, किल कर सकता है, लिविंग सेल्स को किल कर देता है जो गामा रेज होता है, ठीक है। उसमें भी कई पार्ट होते हैं, ABC होते हैं ना। तो ये देखिए सबसे लॉन्गेस्ट मतलब उसकी एनर्जी जो बहुत कम होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। अब देखिए एक्सरे होता है, इसका भी इम्पैक्ट बढ़ता है, ठीक है, जो आप लोग बोन्स चेक करते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना सन से आती है, तो वह क्या होता है? शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है ना, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है। तो एक्सरे आती है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल रे होती हैं, गामा रेज होती है। लेकिन रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं? ये जो रेडियो वेव्स होती है ना, ठीक है, जो रेडियो वेव्स होती है जो होता है ना आयनोस्फीयर, तो वहाँ से टकरा के कम्युनिकेशन के रूप में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया यहाँ पे? मतलब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन एनर्जी इनकी बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, ठीक, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ठीक। वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, इसलिए ज़्यादा डेविएट नहीं होते हैं इनके। जैसे इनकी वेवलेंथ, जैसे मैं बोला था, एनर्जी कॉस्ट क्या होता है 1/λ होता है, मतलब यूनिवर्सिटी मतलब लैम्डा ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी कम होगी, तो कम डेविएट होंगे, इसलिए वेरी हेल्पफुल फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए ये थोड़ा भी डेविएट होते हैं तो ये कम्युनिकेशन टूट जाता है, ठीक है, इसलिए डेविएट ज़्यादा नहीं होते हैं रेडियो वेव्स, इसलिए कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है ना। यही दिया है यहाँ पे। Electromagnetic spectrum consists of all the different wavelength of electromagnetic radiation such as, क्या क्या यहाँ पे देखिए सबसे हाई वेवलेंथ किसका होता है? मतलब वेवलेंथ की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या आती हैं? रेडियो के साथ इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और गामा रेज का सबसे कम होता है वेवलेंथ, इसलिए इसकी ज़्यादा एनर्जी होती है, बस इतना याद रखना। फार्मूला याद रखना, उसकी वजह से आपको पता हो जाएगी। ये किल कर देता है लिविंग सेल्स को गामा रे, और ये रेडियो वेव्स जो किल नहीं कर पाता है। रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव्स आता है जो खाना वाना, जैसे रेडियो वेव्स जो होता है हम लोग जो टीवी रिमोट होता है उसमें जो इंफ्रारेड रेडियो वेव्स होता है ना, तो उसमें काम करता है। माइक्रोवेव्स होता है जो हम खाना वाना ओवन में बनाते हैं, उसमें माइक्रोवेव यूज कर लेते हैं। इंफ्रारेड होता है, ठीक है, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट जो हम लोग देखते हैं। फिर अल्ट्रा वायलेट होता है, यूवी रे जो ओजोन लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर में वो कंट्रोल करता है उसको। एक्सरे होता है, ठीक है, ये भी पेनिट्रेटिंग पावर होता है, लेकिन मेडिकल में इसका हेल्पफुल होता है। फिर गामा रेज होता है, ठीक है, फिर गामा रेज होता है, बहुत खतरनाक होता है ये, इसको भी यूज कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, लेकिन खतरनाक होता है ये,
इसे कंट्रोल वे में यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा भी ज़्यादा कम हुआ तो इम्पैक्ट करता है ये। Thus, it is clear that the radio waves are having the maximum wavelength. ठीक है, इससे क्लियर क्या होता है, ये रेडियो वेव्स है, ये रेडियो वेव्स है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है इनका, ठीक है। Thus, it is clear that radio waves are having the maximum wavelength, ठीक है। रेडियो वेव्स क्या है, इनका जो है are having the maximum wavelength, ठीक है। Radio waves are having the maximum wavelength while the gamma rays are having the minimum wavelength, ठीक है। तो इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है रेडियो वेव्स की, इसकी एनर्जी गामा की बहुत अधिक होती है। इसके ये लाइन याद रख लेना कि जो रेडियो वेव्स होती है उनका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, वाइल गामा रेज जो है मिनिमम वेवलेंथ होता है। गामा रेज क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक, यहाँ दिया है which are the following electromagnetic radiation has the maximum energy। देखिए मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है, तो बोला ना ये ई वाला तो पढ़े होंगे ना, ई वाला भी मैं बता, इनवर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, ठीक है। तो 1/λ होता है। अभी देखिए मैं बताया था, पहले पहले क्या आता है, पहले पहले अभी मैं बताया हूँ, पहले पहले क्या आता है, रेडियो वेव्स आता है, ठीक है, रेडियो वेव्स आता है। उसके बाद क्या आता है, रेडियो वेव्स का माइक्रोवेव्स आता है। माइक्रोवेव्स के बाद क्या आता है बताइए, पहले जो जो आता है देखिए, माइक्रोवेव्स के बाद यहाँ पे आता है इंफ्रारेड होता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड, ठीक है। यहाँ पे विजुअल लाइट हो जाएगा, ठीक है, विजुअल लाइट, फिर विजुअल लाइट के बाद यूवी हो जाएगा, ठीक है, विजुअल लाइट के बाद यूवी हो जाएगा, ठीक है, यूवी के बाद एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे के बाद क्या हो जाएगा, गामा रे हो जाएगा ना, गामा रे, ठीक, गामा हो जाएगा, ठीक। मतलब गामा देखिए इसका वेवलेंथ सबसे कम दिखा रहा है ना, गामा का कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिखा रहा है इसमें, ठीक है। C1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स हो गया एक, माइक्रोवेव हो गया दो, इंफ्रारेड तीन, मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, मतलब कम होता जा रहा है यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर वेवलेंथ विजिबल लाइट है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्स रेज है, फिर गामा रेज है। इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, यदि वेवलेंथ कम होगा तो यहाँ पर मान लीजिए कम है लैम्डा, एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, तो यही एनर्जी ज़्यादा होती है किसकी, सबसे पूछा है ना, विच आर द फॉलोइंग ऑटोमेटिक रेडियस हैव द मैक्सिमम एनर्जी, तो आपकी गामा रेज हो जाएगी। तो गामा रेज कहीं दिया है, गामा रेज नहीं दिया ना, देखिए गामा रेज नहीं, उसके पहले एक्स रेज दिया है, एक्स रे दिया है, देखिए एक्स रे का आंसर हो जाएगा। एक्स रे नहीं दिया रहता क्या हो जाता, अल्ट्रा वायलेट रहता, अल्ट्रा वायलेट नहीं दिया रहता तो विजिबल लाइट, विजिबल नहीं दिया रहता इंफ्रारेड हो जाता, इंफ्रारेड नहीं दिया रहता तो माइक्रोवेव्स हो जाता, वो भी नहीं देता, तो सबसे कम तो यही है रेडियो वेव्स का। तो ऐसे मतलब लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा किसी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एक्स रे जो है हैज द मैक्सिमम एनर्जी। अभी गामा रे दिया रहता ना तो आपका गामा रे आंसर होता, ठीक है। ये वाला देखिए आप, मैं बताऊँ ना, ये गामा रे यहाँ पे, ये वाला आंसर हो जाएगा डी, आ गया, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन हो गया लेस। अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाए, देखिए शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। देखिए फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, न्यू कह सकते हैं, ठीक है। अब वही बोला जितना शॉर्टर वेवलेंथ होगा उसका एनर्जी जो ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये लाइन थोड़ा याद रखना हो सके तब, ये रिफरेंस टू एनर्जी द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एज फॉलोज। तो रेडियो वेव्स होता है उसका एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, एनर्जी सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है। उसका माइक्रोवेव्स होगा, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज हो गया, फिर एक्स रेज हो गया, फिर गामा रेज हो जाएगा। इट इज क्लियर दैट among given option the एक्स रेज हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देन अदर्स, इसमें से जो है एक्स रे की ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। सो लेट्स टेक ब्रेक ऑफ कितना मिनट, 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, पानी निकल लीजिए आराम से, ठीक।
सो लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, 26 हम स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलो, ट्राई करते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। सो लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रॉम 26। सो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लगभग प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट में बताया। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी जो है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसा एनर्जी बढ़ेगा वैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनको हम लोग लिखेंगे। तब कैसे होता है देखिए, यहाँ पहले पहले सबसे छोटा कौन होता है, देखिए सबसे छोटा कौन होता है, रेडियो वेव्स होता है। ठीक है, रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि इसका वैल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में रेडियो वेव्स की बात क्या आता है। ठीक है, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स आता है। माइक्रोवेव्स के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। फिर इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, फिर विजिबल लाइट आ जाएगा। विजिबल लाइट के बाद क्या आएगा, अल्ट्रा वायलेट रेट आ जाएगा। अल्ट्रा वायलेट के बाद क्या आएगा, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, देन एक्सरे आ जाएगा। एक्सरे आपको पढ़े होंगे। फिर एक्सरे के बाद क्या आ जाएगा, एक्सरे के बाद फिर गामा रेज आ जाएगा। ठीक है, गामा रेज आ जाएगा। अब कितने, 3 7 है, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 7 है ना, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, ठीक है, ये तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हो गया। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हो गया ना, वेवलेंथ जिसकी अधिक है इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो मतलब इसकी सबसे कम होगी फ्रीक्वेंसी। इसकी जो है वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है सबसे कम है। ठीक है, वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी के इसे इक्वल होगा, मतलब इसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर बताना है। ठीक है, आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज़्यादा तो गामा रेज की, तो गामा रेज लास्ट में रखिएगा। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा रेडियो वेव्स आएगा, तो फोर्थ वाला पहले आएगा, इसको पहले मान लीजिए। उसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आता है, इंफ्रारेड आ जाएगा। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स का इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद देखिए दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट हो गया, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर। उसके बाद विजिबल लाइट को अल्ट्रा वायलेट आता है, अल्ट्रा वायलेट का एक्सरे आता है, एक्सरे के बाद गामा आता है, एक्सरे के बाद एक्सरे हो जाएगा, चौथे नंबर होगा। मतलब सबसे चौथे पे लास्ट में पहला वाला होगा। तो लास्ट में पहला वाला 2 जगह, तो इसको काट दीजिए। और कहाँ पे, पहले वाले पे, मतलब चौथा जो पहले वाले पे आएगा, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा आराम से। दिस इज द टेक्निक वी कैन सॉल्व थ्रू दिस। ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आंसर होगा डी। ये सेम चीज दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर दिया ना रेडियो वेव्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसको इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इसको एक्सरे के बाद गामा रे रहता है ना, तब ये भी इसका आंसर ये भी रहता है। सबसे ज़्यादा हाई गामा रेज का, जो मतलब जो लिविंग सेल्स को भी किल कर सकती है, गामा रेज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे
27 क्या बोल रहा है, माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है कि ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी इस रेंज में होंगे, तो ये होंगे 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में होंगे, ठीक है, हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में उसका होगा, ठीक है। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में होगा, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, माइक्रोवेव इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। माइक्रोवेव इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation, yeah, microwave is a form of electromagnetic radiation with wavelengths ranging from about 1 meter to 1 millimeter, ठीक है। माइक्रोवेव इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये जो है माइक्रोवेव का पूछा है, जैसे मैं बताया था ना, रेडियो वेव्स हुआ माइक्रोवेव से आता है, जिसका वो एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है रेडियो वेव से, तो यही पूछा कि कितना फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब ज़्यादा होगा रेडियो वेव से, तो एसी वाला हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज कितना हो जाएगा, तो माइक्रोवेव इज फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर करेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। Different sources define different frequency ranges and microwave. The above broad definition includes both UHF and EHF millimeter wave bands. Hence, C is the correct, most appropriate answer. The above broad definition includes both UHF and EHF. Which of the following is used for determining the structure of crystal? Which one of the following is used for Which are the following is used for determining the structure of crystal? कौन सा जो है स्ट्रक्चर बताता है क्रिस्टल का, ठीक है। Which one of the following is used for determining the structure of crystal? तो ये बताता है आपको एक्सरे बताता है, ठीक है। Which one of the following is used for determining the structure of crystal? तो कौन बताता है, एक्सरे बताता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। Which one of the following is used for determining the structure of crystal? तो ये कौन बताता है, एक्सरे बताता है, ये determining the structure of crystal. Crystallography is a science that examines crystal which can be found everywhere in nature, from salt to snowflakes to gemstones. Crystallographers use the properties of the inner structure of crystals to determine the अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड जनरेट नॉलेज, ठीक है। क्रिस्टोग्राफर जो होते हैं ना, देखिए मतलब कई डिग्रियाँ होती है, तो इंडिया में तो इसका हमको लगता है बहुत कम होता है, कि फॉरेन में डिफरेंट सेक्टर को बांट दिया गया है, वहाँ पे आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना फेमस नहीं है। तो क्रिस्टलोग्राफर्स यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल टू डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड जनरेट नॉलेज विच इज यूज्ड बाय केमिस्ट, फिजिसिस्ट एंड अदर। क्रिस्टोग्राफर्स यूज एक्सरेज, क्रिस्टोग्राफर्स use X-rays, neutron and electron diffraction. क्रिस्टलोग्राफर्स होते हैं यूज एक्सरे, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफर्स होते हैं यूज एक्सरे, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई, क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल एक्सरे यूज करते हैं, न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है ना। क्या हो गया 29 क्या बोल रहा है, अ रडार व्हिच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेज, जो रडार होता है ना, ये जो है क्या यूज करता है टू डिटेक्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट, क्या यूज करता है, लाइट वेव्स यूज करते हैं यार, लाइट वेव्स, इसका वेवलेंथ कम होता है ना, इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है वही ना डिटेक्ट कर पाएगा, तो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा, अल्ट्रा वेव का तो कम होता है, साउंड वेव का भी कम होता है, साउंड वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है ना, ये तो हो नहीं सकता, तो रेडियो वेव से
यूज करते हैं, तो इसका जो है जो वेवलेंथ होता है हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है ना। रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम विच यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज। इसको थोड़ा याद रखना है, रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पूछता है रडार इज एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सिस्टम विच यूजेज रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स यूज करता है टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये यूज करता है, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, इट इज यूज to detect the location of aircraft, ships, aircraft, motor vehicle, ठीक है, it is used to detect the location of aircraft, it is used to detect the location of aircraft, ships, it is used to detect the location of aircraft, ships, used to detect the location of aircraft, ships, spacecraft, motor vehicle, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये डिटेक्ट कर देता है इन सबको आसानी से। देखते होंगे जब जो है जैसे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में देखते होंगे कई जो है एयरक्राफ्ट ड्रोन्स लॉन्च किए थे पाकिस्तान में, और कई एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे थे, लेकिन जो इंडिया का सिस्टम था ना, जो शील्ड था, प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे हुआ क्या ब्रह्मोस हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये डिटेक्ट कर लेता था जो आ रहा था, कोई भी वस्तु आते थे उसको डिटेक्ट करके, ठीक है, उसका जो लोकेशन फाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, सब चीज़ें, ठीक है। वही बहुत पावरफुल है इंडिया का जो इस एयर स्पेस सिस्टम। मतलब हर इंसान अपने कंट्री का बड़ाई करता है, लेकिन ऐसा ही बात है ये बहुत स्ट्रांग है, मतलब पाकिस्तान से तो स्ट्रांग ही देखा जाए, ठीक है, क्योंकि इंडिया का ब्रह्मोस है, कई सिस्टम है ना, तो प्रोटेक्ट करती हैं तो बॉर्डर पे, ठीक है। मतलब उस समय तो पूरी नहीं दिखाया था इंडिया ने अपना मतलब टेक्नोलॉजी, लेकिन इंडिया का बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यस ट्रू है, वो यूज होती है जब ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होती है ज़्यादा, ठीक है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी वो राफेल यूज हुआ था ना, फिर उसमें फ्रांस से लिया था इंडिया ने, हर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया था, फिर वही था 30। देखिए रिमोट सेंसिंग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन। ये रिमोट सेंसिंग होता है जो हम लोग टीवी में यूज करते हैं, या एक क्या यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, जो रिमोट हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे देखिए, रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड रेडिएशन। रिमोट सेंसिंग होता है द प्रोसेस of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance, typically from a satellite or aircraft. At a distance, typically from satellite or aircraft, remote sensing is a part of several parts of electromagnetic spectrum. It records the electromagnetic energy reflected or emitted by Earth's surface. When electromagnetic radiation hits the surface of an object, hits the surface of an object, different wavelengths are either reflected or absorbed depending on the physical and chemical properties of the object. Special cameras collect remotely sensed images which helps researchers sense things about the Earth. The special camera collect remotely sensed images which helps researchers sense things about the Earth. It is to be noted that gamma rays are part of this electromagnetic radiation, ठीक है, gamma rays होते हैं पार्ट होते हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, एंड आर आल्सो यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। गामा रे जो होते हैं इससे पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट होते हैं, एंड आर आल्सो यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो गामा रे जो होते हैं पार्ट किसके होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, एंड आर आल्सो यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग इन स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोरिंग द स्पेसक्राफ्ट यूज होते हैं एक्सप्लोरिंग द मून और अदर प्लैनेट्स, बट नॉट इन typical remote sensing of Earth observation satellite, as this part of radiation is observed by the Earth's एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे नहीं यूज होते क्योंकि ये सब जो सैटेलाइट जो होते हैं एटमॉस्फेयर में वो अर्थ में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ना, जो गामा रे बहुत खतरनाक होता है, तो क्यों यूज करेंगे उसको यार, तो इसीलिए नहीं यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन यूजिंग गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इफेक्टिव टेक्निक टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्लैनेटरी सरफेस। गामा रेज का
यूज करके हम लोग प्लानिटरी सरफेस का डिटेक्ट करते हैं, इससे स्पेस में जाके अदर प्लेनेट का। गामा रे रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लैनेट्स के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता है ये गामा रे, ठीक है, इसके बारे में ये स्टडी करता है प्लैनेट्स की, ठीक है। 31 क्या बोल रहा है, when there is a depletion of ozone in the stratosphere, the wavelength of radiation striking the earth's surface will be, when there is depletion of ozone in the stratosphere, when there is a depletion of ozone in the stratosphere, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है ना, तो वहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है, the wavelength of striking radiation, the wavelength of radiation striking the earth's surface will be कितना होगा, ये 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। उस समय पूछा बहुत पुराना है, अब बहुत लेस चांसेस है, लेकिन पूछ भी सकता है भाई। यहाँ पर देखिए वेवलेंथ दिया सब, याद नहीं होगा लेकिन भाई पढ़ लेना, बस फील कर लेना कि ये सब होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज होता है ना, ये क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटोस्फीयर जो है, जो यूवी रेज होती है ना, वो खतरनाक होती है, वहाँ से आती है ना, तो उसको ऑब्जॉर्व करता है, ए और बी को, सी को नहीं करता है, ठीक है। यहाँ देखिए अल्ट्रावायलेट रेड्स आर मेनली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। अब ये याद रखना कौन कौन से ग्रुप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिवाइडेड है। अल्ट्रावायलेट यूवी ए रेडिएशन, यूवी बी रेडिएशन में डिवाइड है, यूवी सी रेडिएशन में ये डिवाइड है, ठीक है। द लॉन्ग वे यूवी ए रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 320 से 400 नैनोमीटर, इतना वेवलेंथ इनका। दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ एज पार्ट ऑफ द रेज ऑफ द सन। The medium wave UVB radiation has the wavelength of 280 से 320 नैनोमीटर, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। इट इज मोस्टली, ठीक है, इसका मतलब वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी ना इससे, UVA से। इट इज मोस्टली अब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर बट सम टू डू रीच, ठीक है, मतलब बी और सी खतरनाक होते हैं, ये उतना खतरनाक नहीं होता क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, ये उतना खतरनाक नहीं होता, ये सन के साथ ही आता है। देखिए UVA जो है पार्ट ऑफ द सन रेज है, और देखिए जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका खतरनाक एनर्जी हो जाएगा। The medium wave UVB radiation has the wavelength of 280 से 320 नैनोमीटर है। It is mostly absorbed by the ozone layer, ओजोन लेयर द्वारा मोस्टली अब्जॉर्ब कर ली जाती है, बट कुछ जो है अर्थ की सरफेस पर आ जाती है, जैसे अंटार्कटिका में भी ये आ गई थी, लेकिन अब वहाँ पे रिकवर हो रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आराम से अब रिकवर हो जा रहा है, ठीक, याद रखनी है। ये हो गया, बी हो गया। एंड सी वाला क्या, देखिए बहुत खतरनाक है, इसकी जो है वेवलेंथ कम होती है, मतलब इसकी एनर्जी जो है पेनिट्रेटिंग पावर जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगी, हाई होगी, ठीक। इस वेवलेंथ, ठीक है, इस वेवलेंथ इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 100, इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 100 टू 280 नैनोमीटर, ठीक है, इस वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, ठीक है, इस वेवलेंथ 100 टू 200 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, इट इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर एंड एटमॉस्फेयर, इट इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर, मतलब यदि ये अर्थ पे आके है तो ताल का हो जाता है ना, लेकिन ओजोन लेयर इसको अब्जॉर्ब कर लेती है टोटली, और एटमॉस्फेयर के थ्रू भी। ये कितनी कम है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होगी, मतलब लिविंग सेल्स को भी किल कर सकती है। देयरफॉर ऑन डिप्लीशन ऑफ ओजोन ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर, डिप्लीशन होता है ओजोन का स्ट्रेटोस्फीयर में, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा रेडिएशन का स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, 100 नैनोमीटर हो जाएगा। 100 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, 100 नैनोमीटर में 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10⁻⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ये 32 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन ए नाइट विजन अपरेट्स, कौन जो है इसमें नाइट विजन अपरेट्स में यूज होता है। इसमें नाइट विजन अपरेट्स में कौन है, ये माइक्रोवेव्स का यूज करेंगे, ये रेडियो वेव्स का यूज करेंगे, इनका तो एनर्जी कम ही होता है ना, जिसका एनर्जी जाएगा ज़्यादा होगा इनसे वही नहीं यूज करेगा। तो इंफ्रारेड वेव होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, इंफ्रारेड हो गए, विजिबल लाइट हो गए, अल्ट्रा वायलेट हो गए, और कौन हो गए एक्सरेज हो गए, गामा हो गए, कितने हुए 3, 3, 6, 7। इसमें देखिए इंफ्रारेड यही वाला, इसमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा है ना, होगी
रेडियो वेव माइक्रोवेव से तो ज़्यादा होगी, इसलिए इसको यूज करते हैं कौन, माइक्रोवेव्स को हम लोग, इसके इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग, इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब नाइट विजन अपडेट्स पूछ लेना तो एग्जाम में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे याद रखना आपको। इंफ्रारेड वेव्स आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसका वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ होता है, इसलिए इसकी एनर्जी जो है बहुत कम होती है। ठीक, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, इनकी एनर्जी जो है कम होती है। और ये जो किस सेक्टर में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ में आते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखना, जो इंफ्रारेड वेव्स हैं लॉन्गर वेवलेंथ है कंपेयर टू डू ऑफ द विजिबल लाइट। मतलब विजिबल लाइट से यह जो है इनका लॉन्गर वेवलेंथ है, और यह जो है उससे जो है एनर्जी थोड़ा कम होती है इनकी। इट इज यूज इन नाइट विजन इक्विपमेंट। ये जो है किसमें यूज होते हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट में यूज होते हैं। ठीक, वेयर देयर इज इनसफिशिएंट विजिबल लाइट टू सी, जहाँ पे बहुत जैसा अंधेरा है तो वहाँ पे तो इसका यूज कर सकते हैं इंफ्रारेड वेव्स का, तो आराम से दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ हाई होती है, थोड़ा एनर्जी भी होती है इसमें। जहाँ पे कम अंधेरा, मतलब अंधेरा वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, इट इज यूज बाय द सोल्जर्स टू फाइंड द टारगेट्स, इंट्रूडर्स एंड हिडन बॉम्ब्स इन द नाइट, thus making the application of force more discriminating। ठीक है, और ये जो फोर्स thus making the application of force more discriminating। तो ये डिस्क्रिमिनेट कर देता है फोर्स का। ठीक है, इसी वजह से जैसे कोई यूज नहीं कर रहा, कोई यूज कर रहा था ऑटोमेटिक यार, मतलब पावरफुल हो गया ना, जो यूज कर रहा है पावरफुल हो गया, जिसको दिखाई नहीं लगा क्या मारेगा, तुरंत मर जाएगा बेचारा। ये इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आजकल जो है वार हो रहा है ना, वो फोर्थ जनरेशन का वार हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजिकल वार हो रहा है आजकल, मतलब न्यू जनरेशन वार हो रहा है। तो बी रेडी विद द माइंड गेम। ठीक है, जो फ्यूचर होगा वो ब्रेन का गेम, ब्रेन का जनरेशन होगा, वहाँ माइंड ज़्यादा यूज होगा देन द फोर्स। ठीक, द वेव्स यूज इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर, कौन सा वेव यूज करते हैं यार उसमें भाई, जो टीवी में हम लोग एक्सरे थोड़ी यूज करेंगे यार, एक्सरे की एनर्जी जानते हैं कितनी हाई होती है, तोड़ देगी उसको। ठीक है, ये गलत है ना, अल्ट्रावायलेट यूज करेंगे, इतनी एनर्जी हाई एनर्जी होगी। विजिबल लाइट्स की इधर देखिए, विजिबल लाइट के पहले कौन कौन आती है, विजिबल लाइट के पहले कौन कौन आती है, रेडियो वेव्स आती है, इंफ्रारेड आते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती है और इंफ्रारेड आते हैं। तीन इधर हो गया, इधर तीन इधर देखिए, यूवी आती है, एक्सरे आती है, गामा रेज आती है। तीन इधर हो गया, तीन इधर हो गया, इसके पहले कितनी आएंगी, ठीक है, इसकी एनर्जी कम होती है, और इसके इधर कितनी होगी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, खतरनाक होती है। ठीक है, ये विजिबल लाइट तो हम लोग को दिखाई देती है, जो सन रेज होती है ना, सन रेज तो वही होती है, मतलब दिखाई देती है। और यूवी जो आती है ना, उसको उसमें ए बी सी होती है, देखिए नज़दीक है ना, ए बी सी होती है, ए वाला पहले है, पहला लेयर है ए वाला, दूसरा बी है, ठीक है, और तीसरा सी है यूवी में। तो इसके साथ ही ना आएगी, ये विजिबल लाइट सन के साथ आती है ये वाला, बी तो थोड़ा ऑब्जर्व हो जाती है, मैक्सिमम ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन कुछ आ जाती हैं, लेकिन सी तो टोटली ऑब्जर्व हो जाती है, इतनी खतरनाक होती है। और उसी तरह एक्सरे जो है गामा रेखा बहुत खतरनाक होती है यार। तो उसमें से जो कौन सा यूज करेंगे, इंफ्रारेड यूज ना करेंगे, इंफ्रारेड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, गामा रेज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है कम होती है ना, और जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इंफ्रारेड रेज आर कॉमनली यूज इन टीवी रिमोट कंट्रोल। ठीक है, इंफ्रारेड रेज आर कॉमनली यूज इन टीवी कंट्रोल रूम, ये टीवी कंट्रोल में यूज करते हैं, इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेज आर कॉमनली यूज इन टीवी कंट्रोल रूम। टीवी रिमोट कंट्रोल में होता है। ठीक है, टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड रेज होता यूज होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज आर कॉमनली यूज इन टीवी रिमोट कंट्रोल। ठीक है, टीवी रिमोट कंट्रोल। ठीक है, इंफ्रारेड रेज आर कॉमनली यूज इन टीवी रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल कैन बी यूज टू ऑपरेट डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइस सच एज रिमोट कंट्रोल कैन बी यूज टू ऑपरेट डिवाइसेस सच एज टेलीविजन, ठीक है, डीवीडी प्लेयर और अदर होम अप्लायंस जो है यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, रिमोट कंट्रोल से इसको यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया 34, क्या बोल रहा है 34, देखिए
which type of electromagnetic radiation used in the remote control of a television? Which type of electromagnetic radiation used in the remote control of a television? तो क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड हम लोग यूज करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स होता है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। कौन वाला? इंफ्रारेड, ठीक है। टीवी रिमोट कंट्रोल में व्हाट वी डू यूज, वी हैव यूज इंफ्रारेड टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना, इसमें कई बार पूछ चुका एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके विजिबल लाइट के पहले बस याद रखना 3 इधर है, ठीक है, 3 इधर है और इधर है, ठीक है। 4 5 6 7 ये बहुत पावरफुल होते हैं, थोड़ा कम होती है, ठीक है। इसलिए इसमें जो तीसरा नंबर का है, मतलब ये रेडियोवेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड, तो तीसरे नंबर वाला टीवी में यूज करते हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट वाला है, अरे अल्ट्रा वायलेट हो गया, एक्सरे हो गया एंड गामा रे वाला हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। इसको इंफ्रारेड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। टीवी कंट्रोल, टीवी में भी होता है जिसको क्या कंट्रोल करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग टेलीविजन से, डीवीडी प्लेयर और इससे फैन भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब बहुत चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं इससे, इंफ्रारेड से आजकल। आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन? तो इंफ्रारेड, सिंपल इंफ्रारेड हम लोग यूज करते हैं टीवी कंट्रोल में, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट? ठीक है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट? टीवी सेट कौन यूज कर सकता है? अब देखिए, जो विजुअल वाली जितनी होती हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रेडियो वेव्स हुआ, माइक्रोवेव्स हुआ और इंफ्रारेड हुआ, इसकी एनर्जी कम होती है ना, वेवलेंथ आते हैं, देखो इसको यूज कर सकते हैं। देखिए लाइट वेव क्यों यूज करेंगे यार, विजिबल नहीं ना, विजिबल तो हम लोग देख सकते हैं, सन वाली थोड़ी करेंगे यार, सन तो हम देखते हैं नहीं होगी। साउंड वेव तो होती नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, तो माइक्रोवेव्स की एनर्जी बहुत कम होती है, माइक्रोवेव्स नहीं होती है। दूसरा क्या विच फॉलोइंग डज टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट टीवी सेट? तो टीवी सेट से रेडियो वेव्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव से वो टीवी सेट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट टीवी, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स आर जनरली, देखिए इंफ्रारेड को जनरली यूज करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर जनरली यूज इन ए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट टू ऑपरेट है टीवी सेट, बट सम ऑफ देम यूज रेडियो वेव्स, उसमें से कुछ जो है रेडियो वेव्स भी होते हैं जो हम लोग टीवी यूज करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। 37 क्या बोल रहा है? वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें विजुअल लाइट के पहले जो आएंगी, विजुअल लाइट के पहले, ठीक, विजुअल लाइट के पहले क्या क्या आएगी? जैसे रेडियो वेव्स आ गया, माइक्रोवेव्स आ गया एंड इंफ्रारेड आ गया। इनमें से तीनों जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो रेडियो वेव्स होता कहीं कहीं, माइक्रोवेव्स होता कहीं कहीं, इंफ्रारेड होता, मैक्सिमम जो है हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं इसमें रिमोट कंट्रोल में। तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या यूज करते हैं? इसमें तीनों कहाँ है? टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा है, मतलब जहाँ पे थोड़ा एनर्जी लगेगा, तो मतलब माइक्रोवेव जो होता है ना, माइक्रोवेव आयनोस्फीयर में माइक्रोवेव होता है, तो वहाँ पे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं माइक्रोवेव जो प्रिफर होता है। और इंफ्रारेड जो प्रिफर होता है, इंफ्रारेड जो है रिमोट कंट्रोल में भी होता है, कहीं कहीं रेडियो वेव्स भी हो जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट होगा नहीं, विजुअल लाइट होगा, आंसर क्या जाएगा? माइक्रोवेव जो है हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। The microwaves are high frequency signals, की फ्रीक्वेंसी जो है हाई होती है कंपेयर टू द रेडियो वेव से। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इन द 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज रेंज, द सिग्नल्स कैन वेरी थाउजेंड्स ऑफ चैनल एट द सेम टाइम, कैन कैरी, ये जो सिग्नल्स होता है कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ चैनल एट द सेम टाइम, मेकिंग इट इज ए वेरी वर्सेटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। माइक्रोवेव्स इज ऑफन यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन। टुडे माइक्रोवेव्स is employed by telecommunication industry in the form of both terrestrial relay and satellite communication. The process of superposition of any information on radio waves is named as, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। सुपरइम्पोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव्स इज नेम्ड एज मॉड्यूलेशन। प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग एनी इंफॉर्मेशन ऑडियो और वीडियो मैसेज ऑन कैरियर रेडियो वेव्स इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑडियो या वीडियो मैसेज जो है कैरी कराते हैं रेडियो वेव्स में, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी।
39 क्या है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स, कौन इसमें जो है सही नहीं है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स में। तो देखिए कौन है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज लोअर देन दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हायर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हायर होता है, लोअर नहीं होता है, ठीक है, तभी ना कैरी करता है तो इन्फॉर्मेशन होते हैं ऑडियो एंड वीडियो को, ठीक है, तो एक गलत हो जाएगा। एम्पलीट्यूड एंड फेज डू नॉट चेंज यूनिट, सही बात है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एडविन आर्मस्ट्रांग, इसमें सही है। इट्स बैंडविड्थ इज हायर देन दैट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सही है, आंसर हो जाएगा ए जो है सही नहीं है, गलत है, ठीक, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया डिस्क्रिप्शन। एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग वाज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हु इन्वेंटेड wide band frequency modulation radio. Armstrong presented the paper a method of reducing disturbance in radio signaling by a system of frequency modulation, which first described FM radio first before Newark section of the Institute of Radio Engineers on November 6, 1935. The paper was published in 1936. FM requires a wider signal bandwidth and high frequency range than amplitude modulation by an हाई फ्रीक्वेंसी रेंज रिक्वायर होता है बाय एन इक्विवेलेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। दिस आल्सो मेक्स द सिग्नल मोर रोबस्ट अगेंस्ट नॉइज एंड इंटरफेरेंस। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द कैरियर एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। व्हिच मॉड्यूलेशन टेक्निक्स इज प्रेफर्ड फॉर मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंज अप टू 1200 to 24 बिट्स पर सेकेंड। कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ये करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, इसमें यूज करते हैं 1200 से 2400 बिट्स में, बिट्स पर सेकंड के लिए ये यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। So frequency modulation technique is preferred for the medium speed communication range up to 1200 से 24 bits per second यूज करते हैं। amplitude modulation radio frequency ranges, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 1200 से 2400 बिट्स हो गया। एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो AM होता है और FM होता है जो हम लोग रेडियो में यूज करते हैं FM को, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी इसका जो रेंज कम होता है, कितना होता है 530 से 1710 किलो हर्ट्ज तक एट मैक्स 1200 बिट्स पर सेकंड। वाइल FM रेडियो रेंजेस इन अ हायर स्पेक्ट्रम फ्रॉम 88 से 108 मेगाहर्ट्ज एट 1200 से 2400 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, हाई होता है। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन 88 से 108 और 88 से 108 मेगाहर्ट्ज या 1200 से 2400 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, इतना यूज कर लेते हैं हम लोग। देन इसका आंसर हो जाएगा डी, 88 से 108। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट है 30 मीटर बैंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाय दिस स्टेशन कितना होगा इसका, 30 मीटर बैंड का 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ये बहुत पहले पूछा था, कितना फार्मूला क्या है, फार्मूला एन इक्वल्स टू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय द स्टेशन फ्रीक्वेंसी मतलब सी बाई आई हो जाएगा, तो एन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सी स्पीड ऑफ लाइट, आई वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। सी फार्मूला इंपॉर्टेंट पूछ लिया था एक बार, सी बाई आई जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपन आई कितना दिया है, आई वेवलेंथ 30 दिया है, तो आंसर हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एक मेगाहर्ट्ज मतलब मेगा में तो 6 होता है, 10⁶, ठीक। नेक्स्ट वन क्या है, आइए 2011 में पूछा है यहाँ पे, अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर, जो आयनोस्फेयर होता है फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। जो आयनोस्फेयर होता है फैसिलिटेट क्या करता है, ये रेडियो वेव्स को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ, ये रिफ्लेक्शन प्रेजेंस ऑफ ओजोन नहीं होता, वो आयनोस्फेयर होता है, वहाँ पे आयनिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स को तो अर्थ पे, तो ये ओजोन कॉजेज नहीं करता है, तो ये गलत है। रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, रेडियो वेव्स होते हैं लॉन्ग वेवलेंथ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होते हैं ना, जो सन से पहले और सन के बाद में भी ये उसके थ्रू आते रहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो ये गलत है, शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, ठीक। बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, रेडियो वेव्स हैव कौन सा करेक्ट है, तो रेडियो वेव्स हैव very long wavelength, ठीक है, radio waves have a very long wavelength but the presence of electrically charged ions in the ionosphere
फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। आयनोस्फीयर में यूज होता है ना, but the radio waves have a very long wavelength, but the presence of electrically charged ions, ठीक है, in ionosphere facilitate radio communication। एक पूछा ना, अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड ionosphere facilitate a layer in the earth atmosphere कॉल्ड ionosphere, तो सही बात है, ठीक है, ये जो है लॉन्ग वेवलेंथ होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड ionosphere facilitate रेडियो कम्युनिकेशन। क्यों क्यों जो है वो फैसिलिटेट करता है, द प्रेजेंस ऑफ ionosphere कॉजेज द रेडियो रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ये गलत है, वो जो है आयनोस्फीयर में होता है, ये तो हो नहीं सकता। रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेव, इसी वजह से ये करता है क्या, मतलब फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करता है लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ, नो या नहीं, इसी वजह से नहीं करने सही है, कथा नहीं करता नहीं है, इसका आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाला सही है। इसलिए मैं बोल रहा है रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन, जैसे मैं बोला था ना, आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं, आयंस होते हैं, आयनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन होता है, वही फैसिलिटेट करता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं। टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग दिस एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग रेन, बिकॉज मतलब रेन के टाइम में वो सिग्नल्स प्राप्त नहीं करते, क्यों, उसका रीजन क्या है, आप स्मॉल साइज ऑफ एंटीना भी छोटा हो सकता है जिसकी तरफ नहीं पाते हैं, उस सिग्नल नहीं मिलता है। रेन ड्रॉपलेट्स ऑब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, सही बात है, रेडियो वेव्स को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं रेन ड्रॉपलेट डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, सही बात कर देते हैं, इसलिए जो है नहीं पकड़ता है। ड्यूरिंग रेन रेडियो वेव्स कोलाइड विद द रेन ड्रॉप्स पार्टली और कंप्लीटली एंड कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी अब्सॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। रेन ड्रॉप्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ disturbing the basic direction of energy of the radio waves. Due to this reason, there is a difficulty in receiving satellite signals during rain. Radio signals become weak during rain, which cannot be received by small antenna, ठीक है, ये weak होते हैं रेन के समय। Following rays are used in the diagnosis of intestinal disease, कौन सा जो है intestinal disease में यूज होता है, कौन सा भी होता है, ये होता है एक्सरे यूज होता है। X-rays are a form of electromagnetic radiation which are used in the diagnosis of intestinal disease में यूज होता है ये एक्सरेज, इसमें जो होता है एक्सरे जो होता है डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज में यूज होता है। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, सीटी स्कैन होता है ये किसके द्वारा होता है, एक्सरेज के थ्रू होता है सीटी स्कैन, ठीक है, तो इसका एनर्जी जो है हाई होता है लेकिन गामा रे से कम होता है, गामा रे होता है तो खतरनाक होगी, एक्सरे जो है यूज होता है इसमें सीटी स्कैन में। CT scan are computed tomography are special X-ray tests that produce क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी यूजिंग एक्सरे एंड कंप्यूटर, ठीक है, बॉडी का पूरा पिक्चर देता है, ये एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, इसमें एक्सरे यूज करते हैं पूरी बॉडी के लिए। फिर 47 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय द विलियम रोएंटिजन, विलियम रोएंटिजन ने क्या यूज किया था, एक्सरे मशीन यूज किया था, मतलब सर्च किया था, डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था एक्सरे मशीन रोएंटिजन ने। कब पूछा था, पीसीएस में 2018 में। एक्सरे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम रोएंटिजन, एक्सरे जो है डिस्कवर्ड बाय विलियम रोएंटिजन with a wavelength in the range of 0.01 to 10 नैनोमीटर, इसका wavelength कितना था 0.01 to 10 नैनोमीटर। These rays are extensively used in the field of medical and industry, जो रेज होता है किस फील्ड में होता है, मेडिकल इंडस्ट्री। आप देखिए डिस्कवर दिया ना, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन बोथ हैव डिफरेंट थिंग, लाइक डिस्कवरी we use when the things are already present in the world and we have to just search that things and we find that, then we say that discovered part, and if we say that it's invention, the invention that things will be called which are not present in the earth and we make it by using some different things, ठीक है, that is called invention, ठीक है, like different things, ठीक है, जैसे aeroplane were not present on the earth but we have invented it, so that will be called invention, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, एक्सरे मशीन रोएंटिजन ने इन्वेंट किया था। So now we will study this sound part in the next part, in the next video. So if you like it, you can subscribe it and like it. Yeah, we will meet in next video. ठीक है, so you can join the group in Telegram group. I have added in the description part. ठीक है, चलते हैं, good night, bye.